गुड इवनिंग मुस्कान। तो आज हमारे लॉस तो सारे हो गए थे ना बच्चों। यस मैम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हमारा टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बताइए, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी किसने दी थी? ओके, तो उन्होंने क्या बोला था, क्या चीजें बोली थी, आप लोगों को पता है? हम्म गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस संडे आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है, यस मैम। राइट? गुड। अच्छा स्कोर करना। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Actually, lots of students were messaging me like they उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। गुड इवनिंग अगर आप मैम। अगर गुड इवनिंग बेटा, अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास में कुछ यूजफुल हो रहा है, हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1 घंटा क्लास लगा लो, साइड बाय साइड अपना खुद का भी देखता रहो। जहाँ पर लगे कि हाँ मैम कुछ चीज जो गुड जो चीज इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। जो यहाँ पर लगे कि जो चीज क्या है कि हाँ हमें नहीं आती है, तो क्लास में देख लो, ठीक है? यस मैम। बट क्लासेस को लगाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि आधे से मतलब मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ थी उसको हाफ हो गई है बिल्कुल ही। हम्म गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारी किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी, ठीक है? उसने कुछ यू कैन से दैट कि कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे, ठीक है, अबाउट द एटम्स, अबाउट द रिएक्शन, ठीक है, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे होती है। तो उनकी कुछ थ्योरी, जो कुछ पोस्टुलेट्स थे वो आगे चल के फेल हो गए, लेकिन कुछ क्या थे, वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है? तो जो उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था कि जो मैटर है ये एक्सट्रीमली एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एटम, ठीक है? उसने बोला था कि जो मैटर है सिर्फ बना तो एटम से है, और जो एटम है वो क्या है, वो एक अकेला है, वो उसका कोई पार्ट नहीं, ठीक है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है? नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी, जो आगे चल के ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है ना? आगे चल के ये होगी फेल, कैसे बताएंगे। नेक्स्ट किया था, जो एटम है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। उन्होंने बोला कि जो कोई भी सेम एलिमेंट है, ठीक है, उनके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, मतलब मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी जो थी, उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक हर एक उनका जो क्या कहते हैं मतलब मैं बोलूं कि जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर उनका मास क्या है, मास तो सेम होता है, लेकिन उनका क्या होता है, नंबर है वो क्या होता है, वो तो डिफरेंट है ना। 14 14 होता है ना, जैसे कार्बन 14 है,
नाइट्रोजन का भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास 14 है, लेकिन ये क्या होता है, लेकिन वैसे तो 6 बोलते हैं और नाइट्रोजन क्या होता है, 7 होता है, ऐसे ही तो होता है। तो उसने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो हर एक चीज में डिफरेंट होंगे, ठीक है, कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनके मासेस डिफरेंट होंगे, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ये उनकी भी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, जो एटम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हम केमिकल कॉम्बिनेशन में लेकर चलेंगे। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो हमारे क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोली उन्होंने, डाल्टन ने बोला कि जो हमारे अगर अगर हम बहुत एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम को कंबाइन करें तो सिंपली होगा क्या, जो उनका होल नंबर का रेशियो होगा वो कंपाउंड एटम बनेगा। हाँ ऐसे तो होता है, आप लोगों ने देखा, जो आप जैसे आप नॉर्मली कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है, पहले जो रेशियो लेते हो वो सिंपल होल नंबर में ही तो लेते हो, आप ऐसे थोड़ा ना लेते हो 1.2 1.4 1.5, ऐसे नहीं होता ना। जो हमारे एलिमेंट कंबाइन करेंगे वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला उन्होंने कि जो एटम है ना तो वो क्रिएट कर सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है। ये चीज भी क्या हुई, सही हुई। कौन सा लॉ था हमारा, जहाँ पे हमारा जो मैटर था, जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल चेंज, ना पे वो क्रिएट हो रहा था ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, कौन सा लॉ था। मैम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, तो हमारा ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला, जो केमिकल रिएक्शन है, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करो तो हमको क्या मिलता है, H2O मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है, H2O मिल गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो हमने एलिमेंट्स यूज करे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन यूज किया और ऑक्सीजन यूज किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, रिएक्टेंट तो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। अब हमें मिला प्रोडक्ट, हमारे क्या होता है, वाटर मिला है, बस उसका नेमिंग तो डिफरेंट है ना, नाम ही तो डिफरेंट है, लेकिन उसमें मिला किससे, कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिला है। ऑल्दो हमारा वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, एक अलग ही चीज बन जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा हुआ क्या है, एक केमिकल जब हमने रिएक्शन करी तो हमारा बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही ना, हमने कोई तीसरा एलिमेंट थोड़ा ना ऐड कर दिया है, राइट। तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ क्या है, कॉम्बिनेशन है, सेपरेशन है और रीअरेंजमेंट है एटम्स का। कॉम्बिनेशन देखो, जैसे हमने कंबाइन किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, सेपरेशन का क्या मतलब है, जैसे क्या था, CaCO3, जब हमने इसको हीट किया तो CaO मिल गया और CO2 मिल गया, तो इसमें क्या हो गई, इसमें इसमें क्या हुआ, एलिमेंट सेपरेट हो गए ना, ठीक है ना, या फिर रीअरेंज। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट ही तो किया है, यहाँ पे एलिमेंट्स को रीअरेंज ही तो किया है, ठीक है ना। तो ये थे, ये हमारे कुछ थे डाल्टन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब आगे चल के क्या हुआ, कुछ पोस्टुलेट्स क्या हुए हमारे, आगे चल के क्या हुआ, इन्होंने फेल कर दिए। वो कैसे, उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो मैटर है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है, एटम, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या पता चला कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम है वो, और बेटा रिज्वाइन करो अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आप सबको वॉइस आ रही है बच्चों। यस मैम। तो बेटा यस जिसको मेरी मैम। वॉइस नहीं आ रही है प्लीज रिज्वाइन कर लिया आप, आई थिंक मुझे लगता है आपके कुछ नेटवर्क में इशू है, सो प्लीज रिज्वाइन, प्लीज रिज्वाइन, ठीक है। तो आगे क्या हुआ उसका लिमिटेशन ये था कि जो एटम है वो नो मोर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है कि एटम क्या है, वो उसके 3 पार्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा एटम है 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बना है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, साइल। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी और किसी को भी शो नहीं हो रही क्या, नो मैम हो रही है। नो मैम। किसी को भी शो नहीं हो रही मेरी स्क्रीन। मैम हो रही है। मैम मैम हो रही है। मैम हो रही है। हो रही है तो बेटा जिनको नहीं हो रही प्लीज रिज्वाइन कर लो, पहले देख लो, रिज्वाइन कर लो, मेरी स्क्रीन तो शो होनी चाहिए। गुड इवनिंग राधिका, प्लीज रिज्वाइन।
आई एम वेटिंग, रिज्वाइन कर लीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ बच्चों का, ठीक है। अभी शो हो रही है जिन्होंने रिज्वाइन किया है? यस मैम। चलो ठीक है, नेटवर्क में इशू, चलो गुड। हाँ, तो क्या हुआ कि एटम क्या हुआ, अब इंडिविजुअल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो हमारा एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल निकले, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, है ना। और न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली हमारा हर चीज, हमारा मास होता है वो हम किससे लेकर बनाते हैं, हमारे प्रोटॉन से। प्रोटॉन से तो निकलता है एन, क्योंकि एन की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या बोला कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये क्या हो गया, एक्सप्लेन करने में इसको फेल हो गया। कैसे कि क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब कार्बन और नाइट्रोजन का, जैसे कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है, तो इनका क्या हुआ, इनका मॉलिक्यूलर मास तो क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन जो मास नंबर है, लाइक ये 6 है, ये 7 है, यही तो डिफरेंट है। और प्लस इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, कार्बन अलग चीज है और नाइट्रोजन अलग चीज है। तो वो इस चीज को भी क्या हुआ, प्रूव करने में फेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो हमारे एलिमेंट है, अगेन उनको एलिमेंट को कंबाइन करते एक दूसरे से, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं एटम का, ठीक है। कंपाउंड बनाते हैं कि नहीं बताते। तो वो इस चीज को भी क्या हो गए, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, वो अलग अलग। उन्होंने क्या क्या बोल दिया कि हाँ भाई उनको कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक डिफरेंट। नहीं, हमने क्या दिया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग चीजें कंबाइन किया तो हमको वाटर ही तो मिला, है ना। तो वो इस चीज को भी क्या हो गए, फेल हो गए थे इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। यहाँ पर और कुछ है नहीं, ये सब ऑलरेडी बेसिक। नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज दी थी, जो हमारा एटम्स होता है, अगर हम एटम्स की बॉम्बार्डमेंट कर दें तो हमारी क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू mc², ठीक है ना, है ना, एनर्जी का E इज इक्वल टू mc²। तो उन्होंने इस चीज को भी प्रूव कर दिया था कि जब बहुत ज्यादा एटम हम यूज करते हैं तो हमारी एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम किसमें स्पेसिफाई करते हैं, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। कुल समझ आया किसी को? यस मैम। अगर कुछ यस बता मैम। देती हूँ प्लीज। नहीं, आप लोग बता दिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं, आगे चलें। यस Yes, यस मैम। यस मैम, यस मैम। देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से आए थे, जो आपके ये थे, ये देखो, ये रहे, देखा था ना यस ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रह गया था ना तुम लोगों का, यस मैम। इसको बताना भूल गई। यस मैम। ओके चलो मैं आप समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट का मास दे रखा है, एक्स का दे रखा है 16 और वाई का दे रखा है 14। कंबाइन किया उसने कंपाउंड को और एबीसी बना दिए, ठीक है। रेशियो ऑफ मास ऑफ क्या दे रखा है, एबीसी का क्या दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। उन्होंने बोला कि अगर 32 पार्ट ऑफ मास एक्स कंबाइन करता है, हमारा 84 पार्ट पैदा मास ऑफ वाई। तो हमारा बी में, और बी में क्या होता है, बी देन इन सी। तो इसमें क्या देखे हैं कि ए का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ रोल किसका है, हमारा बी और सी का, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसे करने की, ठीक है। तो इसमें रोल किसका है, सिर्फ बी और सी का। तो फिर इसमें आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे, जब हमारा कंपाउंड क्या कहते हैं, कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी में क्या हो गया, 32 पार्ट है, किसका, 32 पार्ट ऑफ एक्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा रिएक्ट विद 84 पार्ट ऑफ वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा कौन से में, कंपाउंड बी में। अब कंपाउंड सी में क्या बोल रहा है, कंपाउंड सी में क्या है, हमारा 16 पार्ट्स है, 16 पार्ट्स ऑफ एक्स, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है विथ, अब उसने उसकी वैल्यू नहीं बताई कि कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि m के साथ रिएक्ट कर रहा है विथ पार्ट ऑफ y, जो हमें निकालनी है वैल्यू y।
तो अब क्या करेंगे, उनके मासेस का रेशियो ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y के कंपैरिजन में। ये b है, ये c है। हमारा b का कितना था 84, जिसमें से पार्ट ले रहे थे 32, रेशियो कितना था 3। अब इसमें क्या था हमारा, लाइक हमने ये वैल्यू निकालनी है, इसका 16 पार्ट और रेशियो कितना है 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 32, देन अगेन डिवाइड करेंगे m बाय 16, जो इसके इक्वल है 3/5। ये रेशियो हमें दे रखा है 3/5, क्योंकि अभी इसका कोई रोल नहीं, 3/5। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू आएगी लाइक 42, ये से इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 एंड 12 इंटू 5 दैट इज 70। तो इसका आ जाएगा 70 पार्ट ऑफ मास ऑफ y। ये तो कैलकुलेट करना था हमको, ठीक है। अब समझ आया कि कैसे आया इसकी वैल्यू? किसी को पूछना है दोबारा? मैम बता दो। मैम क्या आप फिर से समझा सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताओ, चलो। यस इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया है, ये देखो। अब इसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड बी है, जो हमारा कंपाउंड बी है, ये देखो यहाँ पे पड़ा है y इन बी, अगर उसका 32 पार्ट मास ऑफ x कंबाइन होता है कितना 82 पार्ट ऑफ y मास ऑफ y इन कंपाउंड बी। पहले कंपाउंड बी का रेशियो कितना है 3, तो कंपाउंड बी का ले लो। 84 में कितने पार्ट कंबाइन हो रहे हैं 32, तो 84/32 ले लो, रेशियो कितना है 3। नेक्स्ट पढ़ो अब। देन इन सी 16 पार्ट बाय मैक्स विल कंबाइन विद, तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो हम सी कम बी कम क्या करें सी कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें अगर हम 16 पार्ट मास ऑफ एक्स लें तो वाई का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 84 पार्ट वाई का हो रहा है कंबाइन, तो उसने वाई का फिर से पूछा है। तो उसने बोला कि एम पार्ट हो रहा है, ठीक है, लेट्स कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई कुछ भी मान लो, मैंने एम मान लिया, उसमें से कितने का 16 पार्ट हो रहा है, तो 16 पार्ट कंबाइन करेंगे, जिसका रेशियो कितना है हमारा 5 है। देखो 3 और 5। अब हमें बी और सी से तो मतलब है, ए का तो कुछ दे ही नहीं रखा इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 84 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय m डिवाइड 60, ये खुद ही सॉल्व करो। 3 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 42 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 पे चला जाएगा, 12 5 जा 70, तो ये हो जाएगा 70 पार्ट ऑफ y। यही तो पूछा था कि कितने के साथ रिएक्ट करेगा सी का, तो 70 पार्ट के साथ कंबाइन कर लेगा। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। यस मैम। अपने आप सॉल्व करो भाई, मैथ्स के स्टूडेंट हो, करो इसे सॉल्व, इतना तो आता है। 84 डिवाइडेड बाय 32 इतना तो सॉल्व करके दे दिया डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3। करो सॉल्व इसे, ठीक है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सबको हो रही है या फिर कुछ ही बच्चों को नहीं हो रही है? हो रही है, हो रही है भाई जिसको नहीं हो रही मैम, हो रही है। तो रिटर्न करो, जिसको नहीं हो रही है, ठीक है। जिसको नहीं हो रही है वो क्या करो, वो फिर से ज्वाइन करो। समझ आ गया आप क्वेश्चन? यही कल रह गया था बस हमारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना, ये शीट तो आप लोगों के पास रहती है, मैंने भेजी थी, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर में आए तो क्या कर लो, आप लोग प्रैक्टिस कर लो, मार्क्स अच्छे ले आओ, ठीक है। यस मैम। यस एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, एटम। कौन बताएगा भैया एटम क्या होता है? बताओ भाई एटम क्या होता है, कौन बताएगा हमको? व्हाट डू यू मीन बाय एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और पायल
Atom is made up of the extremely small invisible particle called atom. मीन्स क्यों कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है होता है हमारा, उसको बोलते हैं एटम। तो बेसिकली क्या होता है, हर चीज में हमारा एटम होता है। लाइक मैंने बोला ये इरेजर है, इस इरेजर में क्या होंगे, लाइक मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो फिर क्या होंगे, एटम्स होंगे इसमें, है ना। ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है बोलो, मॉलिक्यूल क्या होता है। बोलो, पूजा, लाइक हाँ। Ma'am, molecule is the smallest particle of a substance. यस, तनिषा। The smallest particle of a substance which is capable of independent existence is called molecule. बस रीड आउट कर दिया किट्टू। Molecule is the smallest particle of a substance. It can exist independently. वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, बस ये हमारे क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, प्लस क्या होता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सब्सटेंस होता है, बस पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस जो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इफ आई सेड कि ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, मैं पूछूं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें मिलियंस ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आप देखोगे तो इसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो, एक छोटी सी ड्रॉपलेट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, बात हो गई एटॉमिक मास। अब मास से पता चल रहा है, मास क्या होता है, वेट समथिंग, राइट, होता है कि नहीं होता, मास और वेट में आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था ना, जो चीज फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जो इंडिकेट करता है कि कितना टाइम वन एटम में वो हैवियर होगा, किससे, हर चीज में हम कंपेयर करते हैं हमारा कार्बन 12 से, लेकिन कार्बन 12 पूरा नहीं करते, उसके 1/12 पार्ट से करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। इसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, कैसे, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, यू, इसको क्या बोलते हैं हम, यू। अब मेरे को ये बताओ, जैसे आप लोगों ने ये याद कर लिया है कि भाई साहब जो 1 AMU है, इसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होती है, तो किसी ने कभी जाना कि ये वैल्यू क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होती, बता सकता है कोई मुझे, बोलो, कहिए, हु विल टेल कि 1.67 × 10⁻⁻24 ही क्यों है 1 AMU की यूनिट, कुछ और क्यों नहीं है, बोलो। अरे नहीं पता तो सीधा बोलो नहीं पता, कुछ तो रिस्पॉन्ड कर दो। मैम आप ही बता दो। मैम नहीं पता, आप बता दो। हाँ तो बस ये बोलो ना मैम नहीं पता, इसमें भी हेजिटेट हो रहे हो बताने। चलो ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे कि हमारा एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा ना बहुत पहले क्या होता था, एक कहानी सुन लो स्टोरी सुनो, चलो सोना नहीं पर स्टोरी सुनते, ठीक है। तो बहुत पहले की बात है, मैं देख सकते हैं स्टोरी सुना रहे हैं। तो बहुत पहले क्या होता था, जब हम किसी भी एलिमेंट का मास निकालते थे, एटॉमिक मास निकालते थे, तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे कि भाई साहब हमको ये एलिमेंट मिल गया, हम ना इससे कम इसका रेफरेंस लेके ना हम अपने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि वो चेंज हो गया कि नहीं 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 ऐसे नहीं, ठीक है। आगे आया हमारा कार्बन 12, क्या आया हमारा, कार्बन 12। तो जो हम बेसिकली अब जो हम वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, हम कार्बन 12 का रेफरेंस करके और सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक वेट निकालते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब किसने बोला कि ये वैल्यू क्यों आई, चलो भाई अब आप जानते हो, ये जानते हो कि मैं बोलूं कि जो हमारा 1 AMU है वो कितना है, वो 1 AMU कितना है, वो 1/12 है, किसका, 1/12 क्या है, 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम,
उसका मास तो है कार्बन 12 एटम का 1/12, इसी से तो कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे ये कोई पिज्जा की तरह है, जो मेरा कार्बन 12 है, लाइक अ पिज्जा, पिज्जा की तरह है। अब मैंने क्या किया, इस कार्बन 12 पे ना मैंने 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए इसके? 12, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट, जो एक की वैल्यू होगी वही और सारे 11 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब कंपैरिजन कर सकते हम तो एक ही चीज ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एक ही है चाहे दूसरी की, सबकी सेम है। तो हमने उसका एक पार्ट बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो एक पार्ट है उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/12, क्योंकि 1 पार्ट है हमारे 12 कार्बन 12 का। ठीक है, उसके 12 पार्टीशन कर दिए, उसमें से उसका एक पार्ट निकाल दिया, 1/12 पार्ट है। ठीक है, अब तो हमने यहाँ क्या हो गया, 1/12 ऑफ कार्बन हमारे एटॉमिक मास होता है। अब देखो, जब 1 AMU इतना है, तो जब हम 12 लेते हैं तो 12 AMU कितना होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब हमको क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, सॉरी 12 नहीं आएगा, ये 1 ही आएगा। अब ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसने बोला कि इस कार्बन 12 को कार्बन 12 ही क्यों बोलते हैं भाई, कार्बन और कुछ क्यों नहीं बोल रहे। वो देखो हमारा कार्बन 12 को हमारा क्या होता है, जो हमारा कार्बन 12 होता है, आपने क्या जाना कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं किसी भी एटम में, बाहर चक्कर काटते रहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। अब हमारे न्यूट्रॉन का क्या होता है, चार्ज 0। प्रोटॉन का क्या होता है मास हमारा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू, उसका मास बता रही हूँ मैं अभी। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन का मास बताया, न्यूट्रॉन का तो 0 हो गया। अब जो हमारा कार्बन 12 है वो 12 भी क्यों हुआ, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 ही हमारे प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। जब हमने क्या किया, और एक चीज देखिए, हमारे प्रोटॉन है जब न्यूट्रॉन के इक्वल है, प्रोटॉन हमारे न्यूट्रॉन के इक्वल है, तो क्यों ना हम न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन ही कर दें। आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, जब चीजें इक्वल हैं तो पुट कर देते हो वैल्यूज, है ना। तो ये 6p मेरे पास आ गया 12p। p क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन 12 की वैल्यू रख दी, कार्बन 12 की वैल्यू रख दी, दैट इज 1/12 इंटू क्या था, 12 मास ऑफ प्रोटॉन, 12 मास ऑफ प्रोटॉन। अब मैंने बताया था मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारा, कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतने ग्राम होता है। अब ये 12 से तो 12 चला गया, बचा क्या हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24, दैट इज हमारे किसके इक्वल था, 1 AMU या फिर 1 U, U होता है हमारा यूनिफाइड मास। तो यहाँ से हमारी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की वैल्यू आई, दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है मेरे बच्चों, यस मैम। समझ आ गया, यस मैम। भूलोगे तो नहीं। नो मैम। चलो वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट की। अब एटॉमिक मास क्या हो गया, हम किसमें इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं, हमारे क्या यूनिट होती है हमारी, AMU होती है कि नहीं होती। यस यस मैम। अब एक और चीज आती है हमारी, एक होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब रिलेटिव आ गया, एटॉमिक मास हो गया, एक आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास में हमारी वैल्यू क्या होती है, ग्राम्स में ही आएगी, है ना, इसमें आएगी हमारी ग्राम्स में। लेकिन अब चीज देखो, जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और वही हमारा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। बस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, यस इशिता। नो मैम, सॉरी गलती से हो गया था। It's okay. ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक होता है मास होता है, वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब लेकिन इनकी क्या है, बस यूनिट है,
एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं, AMU में या फिर यू में, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ग्रामेटिक मास को हम ग्राम में लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो हमारा हाइड्रोजन है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 वेरी गुड, 1 क्या क्या AMU 1 1 AMU AMU। चलो ठीक है। अब मैं बोलूं इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, अच्छा देखो, अब बोलोगी कि मैम रिलेटिव एटॉमिक मास ना सिर्फ 1 ही क्यों होता है, उसके इक्वल होता है, बताती हूँ। जो हमारा AMU था वो कितना होता है बच्चा? AMU हमारा कितने के बराबर होता है? 1.66 into 10 raised to power minus 24. तो ऐसे लिखते हैं 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, है ना? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. इस ग्राम की वैल्यू होती है, अगर मैं बोलूं कि जो ये ग्राम होता है ना, इसकी वैल्यू होती है दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है, कौन बताएगा मुझको? बोलो। 2.66 चलो मैंने इस ग्राम की वैल्यू भी रख दी यहाँ पे। अब मैंने क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके। अब मैं बोल रही हूँ ये -24 है, ये 23 है, तो क्या होगा, -10 रेज़ टू पावर -1 होगा इनटू। अब मैं बोल रही हूँ जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कैसे दैट दोनों डेरिवेशन को, जो हमारा AMU था और जो हमारा एवोगैड्रो नंबर था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1। कभी मल्टीप्लाई करके देख लो, कैलकुलेटर उठाओ, देखना वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब जब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू। जब इसकी वैल्यू 1 है तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया हमारा, 1 और 1 ही हमारा क्या था, 1 ही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था ना? Yes, बस ma'am. क्या था, 1। Yes, ma'am. वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास था, बस वो ग्राम्स में था, ठीक है। अब बोलेंगे कि मैम कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालते हैं, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, या फिर ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस क्या डिफरेंस होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है। चलो अब मैं एग्जांपल बोल रही हूँ कि सोडियम का निकालो। सोडियम का बताओ मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालो, बताओ। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, 11 23 11 क्या बता रहे हो तुम? atomic मैंने मास पूछा है, वो 23, तो 23 AMU है ना, ये हो गया एटॉमिक मास। अब मैं पूछ रही हूँ हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास वो कितना होगा, बस 23 यू बोल दो ना, अभी तो बताया था एटॉमिक मास इक्वल होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। बस इन दोनों की यूनिट चेंज हो जाएगी, नंबर वही सेम रहेगा। अब मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, 23 अच्छा बताओ मेरे को एल्यूमिनियम का बताओ, एल्यूमिनियम का 27 वेरी गुड। तो अगर ये तो हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया AMU में। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, 27 ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 27 वेरी गुड, 27 ग्राम। सिंपल है ना, निकाल सकते हो ना। अगर आपसे पूछे अब कोई कि इसका एटॉमिक Yes, मास ma'am. बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, निकल जाएगा ना। Yes. Yes, ma'am. Yes.
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं कि कोई एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का 1 AMU। अब एक्चुअल वेट कोई पूछे कि एक्चुअल वेट क्या होगा, तो एक्चुअल वेट में आप क्या करोगे, AMU की वैल्यू पुट कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्चुअल वेट हो जाएगा। अब बोले कि मेरे पास ना 10 हाइड्रोजन के एटम, तो 10 से क्या करोगे, उस एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, वो 10 के हो जाएंगे। ऐसे एटॉमिक मास हमारा ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 AMU होता है। अब एक्चुअल वेट पूछे ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू दैट AMU की वैल्यू पुट कर दो, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब उसने पूछा कि 100 ऑक्सीजन के एटम है, तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यस यस मैम। ये ऑलरेडी हो चुका है। यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 AMU, जो हमारा 1.66। ये आया कैसे, ये भी जान चुके हो। ठीक है, यस चलो अब ग्राम एटॉमिक मास भी पता चल गया, जो एक्सप्रेस करता है हमारे एलिमेंट का कि वो ग्राम्स में है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। चलो अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, बोलो। मॉलिक्यूलर मास मीन्स नंबर ऑफ, Mass of molecule. यस, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि कितने टाइम मास ऑफ सब, वो वन मॉलिक्यूल कितना सब्सटेंस हैवियर है। यहाँ पे भी कंपैरिजन होगी किससे, 112। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इज अ नंबर जो इंडिकेट करता है कि कितनी बार मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल का मास है, वो सब्सटेंस से कितना हैवियर है, कौन से, देन द 112 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन। वही सेम सेम थिंग है, सेम चीजें हैं। तो सेम चीजें तो हम क्या करते हैं, वहां पे तो हम एटॉमिक मास यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। चीजें हमारी सेम होंगी, मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर मास को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, अगेन AMU में ही करेंगे इसको भी। ठीक है, इसको भी हम AMU में करेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसमें किसको करेंगे हम, ग्राम में। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, यस यस मैम। मैं पूछ रही हूँ कि अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बताओ पहले। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन कितना होता है, 14, एंड 14 हाइड्रोजन के +3, तो ये कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास 17 AMU 17 या फिर U। U। अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा अमोनिया का, वेरी गुड। 17 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अमोनिया का, 17 ग्राम। 17 ग्राम। वेरी गुड। अब H2SO4 बताओ, कल भी बताया था, याद होना चाहिए H2SO4 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, बताओ। सल्फर का कितना होता है, 32। वेरी गुड। अब निकाल लो, 32 हाँ, और 16 4 जा 64, हाइड्रोजन के 2, इन सबको ऐड करो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 98 98। तो H2SO4, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अब इसका, 98 AMU, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 98। 98 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 98 ग्राम। सिंपल ना। अच्छा मैं पूछू ग्लूकोज का, ग्लूकोज का कितना होता है, C6H12O6। C6H12O6 अब बताओ जरा कितना हो गया इसका टोटल, करो कैलकुलेट। 170 यस 1, ठीक है।
अब मैं पूछ रही हूँ, इसका बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो क्या होगा बोलो जरा। Molecular mass 180, क्या बात, relative mass 180 mu. Mass 180 and 180 gram. 180 gram. इजी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया। Yes, ma'am. Yes. चलो, अब नेक्स्ट चीज होती है, एक होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, जो कल के क्वेश्चन में आए थे, आप टाइप भी पता चल जाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, बेसिकली हम एवरेज एटॉमिक मास उनका निकालते हैं जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, उन्हीं पे हमारा क्या निकलता है, हमारा एवरेज एटॉमिक मास। जस्ट बिकॉज कि कार्बन क्या होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, सबका अलग अलग मास है, तो हम इसका निकाल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास, कि जो एवरेज होगा वही हमारा मास होगा कार्बन का, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, किस पे निकालते हैं हम, जहां पर हमारे एलिमेंट के क्या होते हैं, आइसोटोप, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताए थे, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस तरह का, जब हमारा एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट दे रखा है, मतलब एटॉमिक वेट में आइसोटोप्स की वैल्यूज दे रखी हैं कि ये 35 है, ऐसे करके 35 क्लोरीन, ठीक है, और 37 क्लोरीन, ऐसे वैल्यू दे रखी है। अब उनकी अबंडेंस दे रखी है, अबंडेंस का मतलब कि ये 75% है नेचर में, ये 25% नेचर में। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सिंपल मल्टीप्लाई, पहले परसेंट को कर दो चेंज, ये हो जाएगा 0.75, 0.75 को 35 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0.25, 0.25 को 37 से, सॉरी 35, यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, सिंपल। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर क्या होती है, इस टाइप से आपके आइसोटोप्स को दिया हुआ होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जो Yes, ma'am. इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है टेबुलर फॉर्म में, टेबल दी हुई होती है, जहाँ पे सिर्फ करना क्या होता है आपको, इस परसेंटेज को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना होता, ठीक है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, मोलर मास दिया होता है, अबंडेंस दी हुई थी, मोलर मास को अबंडेंस से सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है। चलो, Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को कौन करेगा, चलो करो, करो चलो, सिंपल तरीका बताओ मुझे, करो जल्दी।
बोलो। मैम 36.756069। और सबका इतना टाइम लगा दिया। मैम 35.46 U। हाँ? मैम 35 पॉइंट। 35.45। 35 पॉइंट, ठीक है। अब वो देखो, इसका तरीका बता दो, ठीक है। आप लोगों ने फिर टाइम लगा दिया, थोड़ी से टाइम में कैसे करते हैं। ऑब्वियसली ये जब परसेंट करेंगे तो 0.24 हो जाएगा, इसको परसेंट करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 24% है, इसकी अबंडेंस कितनी है, इसकी अबंडेंस कितनी है 36.96, कितनी है, तो 36 की जगह 37 लिख दो, लिख सकते हैं ना इसको 37, जब इसको राउंड ऑफ करोगे, है ना। यस मैम। इस 34 को 35 लिख दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो मैम। ठीक है। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट को बाद में देख लेंगे। 5 को 7 से करो तो कितना हो जाएगा, 5 7 सा 35, वी हैव 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा 50, 7 7 सा 49। 49। 49 49 एंड लाइक क्या था 1, कितना हो गया 50, वी हैव 5 7 into 3 21 21 and 5 26 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 26.05 आया इसका। इसको करो मल्टीप्लाई 35 और किसको, अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया 37 को मल्टीप्लाई करना था 24 से, और 35 को मल्टीप्लाई करना था 75, है ना। तो 7 4 का कितना होता है 28, कैरी 2, 3 2 सा सॉरी 3 4 सा 12 and 14, 12 and 14 6 26 26 and 2 28, we have to carry here, अब ये मल्टीप्लाई करो 3 2 सा 6 and 2 8, तो ये आया 8.88 करके, आया कि नहीं आया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सा 25, we have carry 2 15 15 and 35 50 50 and 2 52, we have 5 3 7 सा 21 21 5 and 26, तो 26.25, तो ये हुआ 26.25 एंड 8.88, तो यह आ कितना गया 3 8 10 11 1 अच्छा 15 और 1 3 35.13। आंसर क्या हो गई, या तो ऐसे होगा 35.46 एग्जैक्ट आंसर, ऐसे होगा 36 पॉइंट समथिंग 37 35.89 कुछ ऐसे कर दे, तो आप क्या करोगे, जो नियर वन है उसको ले लो 35.46, इजी। यस यस मैम। ऐसे करे, ऐसे किया करो शॉर्ट ट्रिक बना के, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है बच्चा। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, हमने ग्राम भी पढ़ लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम, कि जब 1 मोल किसी भी गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, किसी भी गैस का जो 1 मोल है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट द स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, मोलर वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, ग्राम मोलर वॉल्यूम या फिर ग्राम मोलिक्यूलर वॉल्यूम। जहां पर भी हमारी वॉल्यूम की बात आएगी ना, वहां पे हम एसटीपी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका क्या होता है हमारा 22.4 लीटर होता है ना। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर है क्वेश्चन 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज 22 पॉइंट लीटर ऑफ एसटीपी, 11 ग्राम CO2 ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट एसटीपी, तो क्या होगा, हमारे क्या हो रहे हैं इसमें, जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का कितना हो जाएगा एसटीपी, सेम 22.4 लीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ।
इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है ये बताओ। हम्म? अरे जैसे हमारा मोलर मास होता है ना कि मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे हमारा क्या होता है, जो इक्विवेलेंट मास होता है वो ये बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है अगर हमने उसको ग्राम में लिया है तो वो न्यूमेरिकली कितना इक्विवेलेंट है, किसके किसके, उसके ग्राम इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑब्वियसली जैसे हमने CO2 का निकाला तो CO2 का पहले मास निकालते हैं, मास निकालते हैं कि निकालते हैं, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हो जाएगा कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास है उसमें, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ जी, अब इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, अगर किसी भी एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट का हमारा एटॉमिक मास और उसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कौन बताएगा क्या होती है, Combining हाँ combining capacity of an element. वेरी गुड, मीन्स उसके हमारे जैसे हमारे NaCl है, अब इसमें क्या होता है हमारे आयंस यूज करते हैं ना हम लोग, Yes, हमारे ma'am. सोडियम और क्लोरीन में आयंस होते हैं। अब आयंस का क्या होगा, ट्रांसफर होता है कि नहीं होता, ये कितना आयन ले सकता है, ये कितना दे सकता है, ये कितना डोनर है, ये कितना एक्सेप्टर है, राइट। Yes, ma'am. तो वो हो जाएगी उस एलिमेंट की वैलेंसी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना हो तो क्या होगी, अब एसिड और बेस में क्या होती है हमारी, एसिड और बेस में क्या होती है कि जो हमारे हाइड्रोजन एटम है वो कितने रिप्लेस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल में उसके एसिड में, ठीक है। तो क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा हमारा, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ऐसे ही बेस है, जहां पे बेस हो जाएगा वहां पे उल्टा हो जाएगा, एसिडिटी देखेंगे, जहां पे एसिड है वहां पे बेसिसिटी देखेंगे, ठीक है। लेकिन सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ऊपर सेम, ठीक है ना, ठीक है। यस अब जैसे हमारा सॉल्ट है, हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम सॉल्ट का, अब सॉल्ट क्या होता है हमारा NaCl. NaCl। अब NaCl का हम निकालेंगे पहले फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास पहले मुझे बताओ कि फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है हमारा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द आयंस, एटॉमिक मास ऑफ द आयंस। सोडियम का कितना होता है, 23. सोडियम का कितना होता है बोलो, 23. वेरी गुड। और क्लोरीन का 35. 35.5 वेरी गुड, 35.5 बेटा, क्लोरीन का 35.5, इसका 23 करेंगे तो हमारा 58.5, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मास NaCl का, कितने आयंस इसमें। फिर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अब कितने हमारे NaCl पे कितने हमारे आयंस ही तो होते हैं कि Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और उसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनका क्या होगा टोटल, ठीक है ना, ठीक। Yes, ma'am. अब बात करते हैं अगर हमको इक्विवेलेंट मास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिडक्शन हाँ हाँ पूरा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, मैम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। यस मैम। तो क्या होते हैं जो हमारे क्या होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में और जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, किसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का,
पहले तो उस एलिमेंट का हमने फॉर्मूला मास जो आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं पर मॉलिक्यूल, या फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, उसके आयंस में कितना चेंज आया है, उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मीडियम हमारा चेंज हो रहा है। इक्वल देखो, इक्विवेलेंट मास हमारा जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चेंज होता है विद द मीडियम ऑफ द रिएक्शन। वो किस, मतलब जो हमारा रिएक्शन है वो किस टाइप में है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। ठीक है, Yes, ma'am. आज के लिए काफी है। Yes, ma'am. कल ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, देन आफ्टर दैट हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अच्छे से करना क्योंकि मैं ये सब चीजें फिर से पूछ लूंगी आप लोगों से। ठीक है बच्चा? यस मैम। Ma'am. यस मैम। यस। और बताइए, आप लोगों को कुछ दिक्कत, कोई परेशानी? नो मैम। नो मैम। सब अच्छा चल रहा है? यस मैम। अच्छे से समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छे से समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस तुम लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। मैं, हम रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकते हैं? बट आई थिंक रिकॉर्डिंग अभी आलम सर ही बताएंगे, जब भी शुरू हो जाएंगी ना तो सर आपको दे देंगे, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,